नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं वज़ीर दाखिला अमित शाह के एक बयान से। अमित शाह का ये जो बयान मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, वो यकीनन देखिए मुनाफ़िक़त की सबसे बड़ी मिसाल इसको समझा जाएगा। सारे हिंदुस्तान में बीजेपी इस बात का ढिंढोरा पीट रही है कि यकसां सिविल कोड के निफाज के ज़रिए से तमाम के साथ यकसां सलूक की बात की जाती है, दावे पेश किए जाते हैं और कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए जो है हालात को मामूल पे लाए जाएंगे और यकसां इम्तियाज़ी सलूक जहाँ पर बढ़ता जा रहा है उसको ख़त्म किया जाएगा। मगर यकसां सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यूसीसी रास्त मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए बनाया जा रहा है। इस बात का ये सबूत है कि एक रोज़ कबल लाल किला के फसील से, लाल किला के मैदान से बिरसा मुंडा की 150वीं सालगिरह के मौके पर अमित शाह ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कबायली इस कानून से मुस्तस्ना रहेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड से यूनिफॉर्म सिविल कोड में कबायली अक़वाम जो है वो इसमें शामिल नहीं होंगे। हम बारहा ये कह रहे थे, हमने पहले भी कहा था कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया जाता है तो हिंदुस्तान एक ऐसा जमहूरी मुल्क है जहाँ पर हर 300 किलोमीटर के बाद, खा वो तेलंगाना हो, आंध्रा हो या फिर जनूबी हिंद की रियासतें हों या शुमाली हिंद की रियासतें हों या मशरिक़ या मगरिब की रियासतें हों, ये इन तमाम रियासतों में हर 300 किलोमीटर के बाद ज़बान बदल जाती है, लहजा बदल जाता है, रस्म व रिवाज बदल जाते हैं, रिवायतें बदल जाती हैं, तारीख़ बदल जाती है। उसके बावजूद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए निज़ाम में यकसानियत लाने का दावा जो है पेश किया जा रहा था। मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसा जैसा बीजेपी अपनी रियासतों में उसत कर रही है, अपने इक़्तिदार वाली रियासतों में को फैला रही है, वैसे वैसे हर चीज़ में तब्दीली आ रही है। हमने इससे पहले भी कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड का रास्त जो टारगेट है, जो हदफ है, वो मुसलमान है। मैं इसलिए कह रहा था कि आसाम में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज का बिल लाने से पहले उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे, जो अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के, हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी ऑन कैमरा ये कहा था कि ये जो आसाम के कबायली अक़वाम है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्तस्ना रहेंगे। देखिए आप मुनाफ़िक़त कर रहे हैं, आप एक तरफ क़ानून में यकसानियत लाने की बात कर रहे हैं, आप सिविल कोड में आप यकसानियत लाने की बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप ये कह रहे हैं कि कबायली अक़वाम जो है सिविल कोड से यूनिफॉर्म यकसा सिविल कोड से मुस्तस्ना रहेंगे। ये सबसे बड़ी मुनाफ़िक़त है और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों को निशाना बनाना है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को टारगेट करना है और मुसलमानों को हिंदुस्तान के दूसरे दर्जे का शहरी बनाने और एहसास उनके अंदर, मुसलमानों के अंदर पैदा करने की एक कोशिश का हिस्सा हम इसको समझेंगे। देखिए आप किस तरीके से अमित शाह ने आप मौका देखिए, मौके बिरसा मुंडा एक बहुत बड़े कबायली लीडर थे जिसको कबायली अक़वाम जो है वो भगवान पूजते हैं, जिसकी पूजा करते हैं कबायली अक़वाम, वो बिरसा मुंडा की 150वीं सालगिरह के मौके पर अमित शाह लाल किले के मैदान में ये कहते हैं कि कबायली यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्तस्ना रहेंगे। निहायत ही काबिल अफसोस बयान है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की जा रही है, यकसा सिविल कोड लाने की बात की जा रही है, क़ानून में मसावात लाने की बात की जा रही है, तो फिर अमित शाह को चाहिए कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में वो सारे लोग आएंगे जो हिंदुस्तान के शहरी हैं। मगर आप इससे कबायलियों को निकालेंगे, फिर एससीज़ को निकालेंगे, फिर ओबीसीज़ को निकालेंगे, फिर उसके बाद आपका टारगेट अक़लियतें हो जाएंगी। अक़लियतों में भी ख़ास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए बाज़ाब्ता आपने ऐलान नहीं किया है। देखिए बीजेपी का ये वतीरा रहा है, बीजेपी की आदत रही है कि वो खुलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ में बात बड़े कायदीन जो है, ख़ास तौर पर इंतखाबात जब आते हैं तो वो अंदर का पूरा जहर निकल कर बाहर आ जाता है।
मगर पॉलिसी बनाने में, पॉलिसी से साजी के टाइम वक्त में जो है वो खुलकर इस तरह से बात नहीं करते। आप कहते हैं कि रिजर्वेशन की बात है तो मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। आप कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात का मामला स्कॉलरशिप का मामला है, मज़हब की बुनियाद पर स्कॉलरशिप फराहम नहीं की जाएगी। आप कहते हैं कि मज़हब की बुनियाद पर किसी को भी मराद पेश नहीं किए जाएंगे, मज़हब की बुनियाद पर किसी के साथ गैर जानिबदारी या जानिबदारी नहीं बढ़ती जाएगी। मगर जहाँ पर क़ानूनी निफाज की बात आ जाती है तो वहाँ पर आप इस तरीक़े की बात करते हैं। मैं इसलिए क़ानूनी निफाज की बात कर रहा हूँ, शहरियत का मामला आया, शहरियत के मामले में आपने बाज़ाब्ता ऐलान किया, पड़ोसी रियासतों से आने वाले अक़लियतें मुसलमानों को छोड़कर, देखिए मेंशन किया गया है क़ानून में, नए शहरियत तरमीमी जो क़ानून बनाया गया उसमें बाज़ाब्ता ये मेंशन किया गया है कि मुसलमानों को छोड़कर पड़ोसी रियासतें, अगर आप समझेंगे तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन रियासतों से आने वाले गैर अक़लियतें जो हैं, जो ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ये लोगों को हिंदुस्तान में शहरियत दी जाएगी मुसलमानों को छोड़कर। आप जब शहरियत देने की बात करते हैं तो वहाँ पे आप मज़हब को ला लेते हैं। तो आप का ये इस तरीक़े की सियासत जो है वो आपका हरबा रहा है और इसी तरीक़े की सियासत को आप मुसलसल आगे बढ़ा रहे हैं और इसी तरह की सियासत बीजेपी करते हुए तेज़ी के साथ मुल्क में फैल रही है। या तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को मनवाने में मुल्क की आवाम से आप कामयाब हो गई है बीजेपी कि हिंदू राष्ट्र हमको बनाना है, या फिर वो जमहूरी ताकतें जो इस मुल्क में हैं वो जमहूरी ताकतें कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई हैं। अगर माजी की बात अगर हम करें तो मज़हब की बुनियाद पर अगर माजी की हुकूमतें कोई फ़ैसला लेते तो वो सारी जमहूरी ताकतें सड़कों पर उतरकर हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते, मगर अब वो एहतजाज हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो बीजेपी के हौसले तेज़ी के साथ बुलंद हो रहे हैं और उसके लिए हम बड़ी हद तक सरकारी एजेंसियों को भी इसका ज़िम्मेदार ठहराएंगे। जिस तरह इंतखाबात जीते जा रहे हैं, जिस तरह इंतखाबात में पै दर पे कामयाबी हासिल की जा रही है, SIR के हवाले से जो अपोजिशन के इल्ज़ामात हैं, इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो अपोजिशन के इल्ज़ामात हैं, उन इल्ज़ामात पर भी हमको तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। और जैसे जैसे ताकतवर होते जा रहे हैं और इस तरह के क़वानीन ला रहे हैं जो इस मुल्क के आइन के ऐन खिलाफ समझे जाएंगे, इस मुल्क की जो जमहूरी शबी है वो सारी दुनिया में, देखिए हिंदुस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी अजीम जमहूरियत है और उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में इस तरह के फ़ैसले होना, मज़हब की बुनियाद पर जो है इम्तियाज़ी सलूक बरता जाना और फिर ये कहना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो है वो बाज़ मखसूस तबक़ात इससे मुस्तस्ना है, ये कहना निहायत अफसोसनाक है। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर बात करेंगे तो तमाम के लिए वो यकसा होना चाहिए। ये खौफ इसलिए है बीजेपी को कि ये बड़ा तबक़ा जो क़बाइली तबक़ा है वो बीजेपी के ख़िलाफ़ हो जाएगा। अगर ये बीजेपी के ख़िलाफ़ हो जाएगा तो फिर जिस तरह से वो एक ढंढोरा पीटा जाता है इस मुल्क का, हालांकि वो ढंढोरे में बड़ी हद तक सच्चाई नहीं है, कुछ लोग ज़रूर हैं जो अंधभक्त हैं और फिर नफ़रत की बुनियाद पर बीजेपी को पसंद करते हैं। मुसलमानों से नफ़रत है इसीलिए बीजेपी को पसंद करते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। मगर मजमूई तौर पर अगर देखें तो ये जो ढंढोरा पीटा जाता है कि ये क़बाइली जो है वो उनके साथ है, वो उस खौफ से क़बाइली इनसे दूर हो जाएंगे, उस खौफ से जो है ये वाज़े तौर पर, हालांकि ऐसा मौका भी नहीं था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं। यकीनन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज होता है तो क़ानून सबके लिए एक होगा और अगर इसमें अक़लियतें ख़ास तौर पर मुसलमान अगर इस क़ानून के तहत आते हैं तो वो तमाम तबक़ात
देखिए, आप अगर कानून बना रहे हैं तो आप किसी और के लिए एक कानून, किसी और के लिए कानून नहीं बना सकते। तमाम के लिए इकसानियत की अगर बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी की अगर आप बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्मिटी आपको मलहूज़ रखना चाहिए। और मलहूज़ अगर आप रखेंगे यूनिफॉर्मिटी को, तो फिर आपको इन तमाम लोगों को, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, तमाम कबाइली तबक़ात को भी इसमें आपको लाना पड़ेगा। आप, ऐसा लग रहा है कि जो गुमराह किया जा रहा है वो तमाम लोगों को, जिसको ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्तस्ना रहेंगे। इसी बीच आसाम हुकूमत ने जो है ये कसरत अजवाज और फिर के मामले में इम्तना आयद कर दिया है और फिर बिल पेश किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का असेंबली में, आसाम असेंबली में, ताकि कसरत अजवाज को ख़त्म किया जाए, बंद किया जाए। और जो है लिव इन रिलेशनशिप में के लिए रजिस्टर, आपको लिव इन रिलेशनशिप को भी रजिस्टर करना पड़ेगा आप आसाम में। देखिए, लिविंग रिलेशनशिप का यहाँ तक मामला है, इसकी हम बिल्कुल हिमायत नहीं करते। खैर, ये मौजू अलग हो जाएगा, हट जाएगा, लेकिन मैं सियासत के प्लेटफॉर्म से ये बबांग दहल ये कहूँगा कि हम लिविंग रिलेशनशिप का जो है उसकी कभी हिमायत नहीं करते और ना आगे भी करेंगे। दूसरी बात ये है कि कसरत अज़दवाज का मामला है, ये देखा गया है कि ना सिर्फ मुसलमान बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी में भी कसरत अज़दवाज का मामला है। तो क्या आसाम के चीफ मिनिस्टर और अमित शाह के बयान को, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो फिर ये समझ में आएगा कि यहाँ पर आसाम में जो बिल पेश किया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बराए कसरत अज़दवाज पर इम्तना, तो फिर क्या इससे वो एससी, एसटी, ओबीसी मुस्तस्ना रहेंगे? क्या ये जो बिल बनाया जा रहा है, क्या यह फिर सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया जा रहा है? इसकी भी वजाहत आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा को यकीनन करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप एक कानून बना रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे, यकसा सिविल कोड के नाम पे, अगर आप कानून का मुसव्वदा असम्बली में पेश कर रहे हैं तो आप पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि आप जो हैं इस कानून को इसके नाम के हिसाब से, इसको जो उन्वान दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके मुताबिक बनाए और उसकी वजाहत करें। देखते हैं कि जो बिल अब मुतारफ़ किया जाएगा तो फिर अब, हालांकि आसाम असम्बली में जो है बड़े बीजेपी की अक्सरियत है और फिर बहुत मुमकिन है कि ये बिल पास हो जाएगा। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर जो हैं आसाम में, अतुल बोरा, वो जो है वो असम्बली में ये बिल पेश करेंगे। जब ये बिल पेश करेंगे तो बिल पर बहस होगी। कांग्रेस जो है और दूसरी अपोजिशन पार्टियां जो हैं, रायजोड़ दल और तृणमूल कांग्रेस, ये जो है इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के लिए बड़े पैमाने पर इस पर मुशावरत की मांग की है और ये कहा है कि फ़िलहाल बिल मुसव्वदे को पेश ना किया जाए। कांग्रेस, रायजोड़ दल और फिर तृणमूल कांग्रेस ने भी वहाँ पर आसाम में जीत हासिल की है। तो देखना ये है कि ये होता क्या है और ये कौन सा मौक़िफ़ इख्तियार करता है आसाम में यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैंने जैसा कि अपने इब्तिदाई कलिमात में कहा था, इब्तिदाई गुफ्तगू के आगाज़ में मैंने कहा था कि अमित शाह ने लाल किले में ये ऐलान किया है, अपने खिताब के दौरान ये कहा है कि कबाइली जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्तस्ना रहेंगे। क्या आसाम में भी इसी तरह के क़ानून नाफिज किया जाता है या फिर उसके जो लॉस क़वानीन बनाए गए हैं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के आसाम में, वो जब मंजर आम पर आएंगे तो बहुत सारी चीज़ों पर से पर्दा उठेगा। नाज़रीन, आपको बता दें, एक रोज़ कबल जो है दिल्ली में इंदिरा भवन जो है कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर वहाँ पर हेडक्वार्टर्स में जो है इमरान प्रतापगढ़ी की क़यादत में माइनॉरिटी काउंसिल का एक अहम मुशावरती इजलास हुआ था, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन
राहुल गांधी ने शिरकत की थी और राहुल गांधी ने शिरकत करते हुए वहाँ पर ये ऐलान किया था कि जो है अगर माइनॉरिटीज़ का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल ज़रूर करें, मगर अगर मुसलमानों के मसाइल की बात आ रही है तो फिर मुसलमानों के मसाइल कहें, मुसलमानों को माइनॉरिटीज़ या अक़लियत ना कहें। देखिए, देर से सही मगर कांग्रेस को आहिस्ता आहिस्ता होश आ रहा है। ये होश आने की वजह भी ये है कि मुसलमान मुसलसल जो है कांग्रेस का साथ दे रहे हैं और उसका ख़मियाज़ा मुख्तलिफ़ रियासतों में मुसलमान भुगत रहे हैं और कांग्रेस से हमदर्दी, कांग्रेस से मोहब्बत के नतीजे में माजी में भी मुसलमानों को बहुत सारे धोखों का सामना करना पड़ा और अब जो है बीजेपी जिन रियासतों में इक़्तिदार में है और उन रियासतों में इंतखाबात में मुसलमानों ने खुलकर कांग्रेस का साथ दिया था, वहाँ पर मुसलमानों का अरसे हयात तंग करने का काम किया जा रहा है। उसके बावजूद मुसलमान जो है वो किसी ना किसी तरीके से या तो कोई इलाक़ाई पार्टी या फिर कांग्रेस से जुड़े रहने को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन बहुत टाइम के बाद जो है ये एहसास हुआ है कि अक़लियतों में जो है सबसे बड़ी अक्सरियत मुसलमान हैं और मुसलमानों को अक़लियतों के ज़ुमरे में शामिल करने के साथ साथ मुसलमानों की अपनी अलग पहचान जो है उसको भी तस्लीम करना ये सियासी जमातों की ज़िम्मेदारी है। सियासी जमातें जो है ये नज़रअंदाज करते आए हैं अब तक। बहुत ज़्यादा कांग्रेस को ज़्यादा वक्त तक इक़्तिदार पर रखने में मुसलमानों ने बहुत अहम रोल अदा किया है। उसके बावजूद कांग्रेस ने जो इंसाफ मुसलमानों के साथ करना था, जिस तरह का रवैया, जिस तरह का सलूक मुसलमानों के साथ करना था, कांग्रेस ने वो हक़ अदा नहीं किया है। अब देखते हैं, क्योंकि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलते हुए राहुल गांधी सारे मुल्क में घूम रहे हैं और नफ़रत का बाज़ार और मोहब्बत की दुकान, इसके जो दुकानदार हैं वो मुसलमान हैं और गाहक जो हैं वो नफ़रत के जो बाज़ार चलाने वाले हैं वो कौन है? आपको बेहतर अंदाज से इस बात का इल्म है बेहतर अंदाज में कि वो जो नफ़रत का बाज़ार चलाने वाले कौन हैं और मोहब्बत की दुकान किसके लिए खोलने की ज़रूरत इस मुल्क में है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आए दिन एक वाक़या मैं देख रहा था, उत्तर प्रदेश का एक रुकन असम्बली है, वो मदरसे की दीवार को ढाने के लिए, देखिए किस हद तक आप सियासत, किस हद तक गिरकर आप सियासत कर रहे हैं, कहाँ तक गिरेंगे आप। देखिए आपको अगर इक़्तिदार पर रहना है तो इक़्तिदार पर रहिए, मगर सियासत की सबसे निचली सतह पर जाकर सियासत करना इस मुल्क की जमहूरियत, जमहूरी हिंदुस्तान इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। उसके बावजूद भी आप गिरकर, निचली सतह पर गिरकर सियासत कर रहे हैं। एक मदरसे की दीवार को गिराने के लिए, ढाने के लिए एक रुकन असम्बली बीजेपी का वहाँ पहुँच जाता है और ये काम को अंजाम दिया जाता है। हमने देखा कि किस तरह एक शख्स है रिंकू चौधरी, गालिबन वो रिंकू चौधरी किस तरह ये कहता है कि ऑन कैमरा, अगर तुम मुल्ले हो, मुसलमान हो तो मैं तुमको खाना नहीं खिलाऊंगा। तो देखिए अब किस तरह का माहौल, किस तरह की सियासत की जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान कि अगर आप मुसलमानों के मसाइल हैं तो यकीनन एक सबसे बड़ी माइनॉरिटीज़ में सबसे माइनॉरिटी में अक्सरियत वाली अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान है। तो मुसलमानों को उनकी अलग पहचान देने की शुरुआत राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी ने कहा है कि अक़लियतें नहीं, अगर मुसलमानों के मसाइल हैं तो मुस्लिम मसाइल कहकर उसको मुतवज्जा करें, उस मौजू को छेड़ें, मुसलमान कहकर उस मौजू को छेड़ें। देखिए राहुल गांधी का कहीं ना कहीं इस बात का सहरा राहुल गांधी के सर जाता है कि इक़्तिदार से महरूमी के बावजूद वो बड़ी बेबाकी के साथ आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के ख़िलाफ़ बयान देते हैं और ऐसे देखिए हक़ाइक़ पर मुबन्नी बयान देते हैं, मुल्क की अवाम के मफाद में बयान देते हैं। जिस तरह उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से जो है वो बयान देते हैं। उनके बयानात जो है समझने का रहता है, समझने की बात होती है और राहुल गांधी
बड़ी बेबाकी के साथ आरएसएस और वीएचपी और बजरंग दल हिंदुत्व ताकतों को निशाना बनाते हैं। उन्हें इस बात की ज़रा भी फिक्र नहीं है कि आरएसएस वाले हो या बीजेपी वाले हो, उनके इस लफ्ज़ को मुसलमानों के मसाइल के लफ्ज़ को जो है आओ भगत की सियासत से जोड़ेंगे, उसकी फ़िक्र नहीं है। बेबाकी के साथ उन्होंने जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास था, माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो इजलास था, उसमें शिरकत करते हुए राहुल गांधी ने ये बड़े बेबाकी के साथ कहा कि मुसलमानों के अगर मसाइल हैं तो माइनॉरिटीज़ के मसाइल नहीं बल्कि मुसलमानों के मसाइल कहें। देर से सही मगर कांग्रेस ने एक बेहतरीन कदम उठाया है। मुसलमानों के मसाइल पर बात करने की शुरुआत जो है कांग्रेस ने की है, मगर किस हद तक मुसलमानों के मसाइल पर कांग्रेस बात करेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं बेशतर सियासी जमातें जो है हालांकि ख़ुद को जमहूरियत का अलमबरदार कहते हैं, सेकुलरिज्म का अलमबरदार कहते हैं और फिर फ़िरक़ा परस्ताना सियासत से ख़ुद को दूर करार देते हैं, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान भर में पेश आने वाले मुखालिफ मुस्लिम वाक़यात पर ये तमाम सियासी जमातों के कायदीन खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और वो मुंह नहीं खोल रहे हैं। अब देखिए, अब आसाम में 2 मुसलमानों को बेरहमी के साथ पीटा गया, उनकी मौत हो गई, किसी को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। 2 मुसलमानों को आसाम के सोनीपतपुर डिस्ट्रिक्ट के करीब में, अरुणाचल प्रदेश की सरहद के करीब में जो सोनीपत ज़िला है, वहाँ पर हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आसाम में गवर्नमेंट आई, देखिए मगरिबी बंगाल में हुकूमत आई, आने के साथ ही मुसलमानों को निशाना बनाया गया, मुसलमानों को मारा पीटा गया, मुसलमानों को कत्ल किया गया, मुसलमानों की जायदादों को लूटा गया। ऑन कैमरा चीफ मिनिस्टर मगरिबी बंगाल शुवेंदु अधिकारी ने ऑन कैमरा ये कहा कि मेरे को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मैं मुसलमानों के लिए काम नहीं करूँगा। मगरिबी बंगाल कोलकाता की हम बात करेंगे, पिछले 2 जुमों से जो कोलकाता की मसाजिद में जो है वहाँ पर पहले जुमे हुकूमत बनने के बाद जब पहला जुमा आया तो सड़कों पर मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने से रोक दिया गया। सड़कों पर मुसलमान नमाज इसलिए पढ़ते थे क्योंकि मसाजिद में जगह छोटी है, छोटी होने की वजह से मजबूरी के तहत मुसलमान सड़कों पर आकर नमाज़ पढ़ते थे, मगर उन्हें सड़कों पर नमाज़ पढ़ने से रोक दिया गया। रोकने के बाद फिर वहाँ पर हंगामा आराई हुई, तशद्दुद के वाक़यात हुए, मारपीट हुए, कई जो है पुलिस लाठीचार्ज में ज़ख्मी हुए। दूसरे जुमा को सख्ती की गई और उसके बाद जो है मुसलमानों ने 2 शिफ्ट में एक जमात अलग, फिर दूसरी जमात, एक जमात के दूसरे जमात के बाद दूसरी जमात वहाँ पर भी जुमा की नमाज की। तो इस तरह से हालात को बनाने की कोशिश की जा रही है। कोई सियासी जमात इस पर बात करने को तैयार नहीं है। मगरिबी बंगाल में मुसलमान इसलिए परेशान हैं, इसलिए मुसलमानों को हिरासा किया जा रहा है कि उन्होंने खुलकर जो है ममता बनर्जी का साथ दिया था। तो क्या ममता बनर्जी की ये जिम्मेदारी नहीं होती, तृणमूल कांग्रेस की क्या ये जिम्मेदारी नहीं होती कि वो मुसलमानों के लिए सड़कों पर उतरे और एहतजाज करे और हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर सवाल करे कि क्यों मुसलमानों को क्या इस मुल्क में जीने का हक़ नहीं है? क्या मगरिबी बंगाल के मुसलमान अगर बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो क्या फिर उनके लिए कोई हुकूमत की महारात और कोई हुकूमत के जो सहूलतें हैं उन्हें नहीं मिलेंगी? क्या ये जमहूरियत है या फिर क्या ये आमिरियत है? ये सवाल जो है तृणमूल कांग्रेस जो है पूछ सकती है शुवेंदु अधिकारी से। आपको अपोजिशन लीडर का कमरा फराहम नहीं किया जाता तो आप असम्बली के अहाते में एहतजाज करते हैं। अगर CITU के हॉकर्स को निकाला जाता है, उनके दुकानें जो हैं वो तोड़ी जाती है, उनकी बंडियां अगर हटाई जाती है माफ़ करना, उनकी बंडियां अगर हटाई जाती हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडरान सड़कों पर उतर कर एहतजाज करते हैं। तो क्या मुसलमानों के साथ होने वाले सलूक, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकने का के ऊपर क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और क्या तृणमूल कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतर सकती है? मेरा सवाल मगरिबी बंगाल की ये दोनों माजी में रहे इक़्तिदार में रहने वाली सियासी जमातों से है। तो क्या ये आप खामोश बैठे रहेंगे? क्यों खामोश बैठे रहेंगे? क्या मुसलमानों को आपको वोट जो मुसलमानों ने दिया है, जिस तरीक़े का दावा बीजेपी पेश करती है उस दावे के मुताबिक अगर मुसलमानों ने तृणमूल कांग्रेस को या CPIM को या फिर किसी रियासत में कांग्रेस को वोट दिया है तो क्या ये तमाम
सियासी जमातों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उतरकर आवाम के सामने आएँ और सड़कों पर उतरकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाले एहतजाज के ऊपर जो है अपनी आवाज़ बुलंद करें। अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो आपको याद होगा नाज़रीन, सहारनपुर में इक़रा हुसैन गैर मुस्लिम खातून के मोनू कश्यप के कत्ल पर गैर मुस्लिम खातून को इंसाफ दिलाने के लिए पहुंच जाती है, मगर उत्तर प्रदेश में जिस तरह का सलूक मुसलमानों के साथ किया जा रहा है उस पर अखिलेश यादव खामोश रहते हैं। अखिलेश यादव खुलकर कभी बात नहीं करते। अखिलेश यादव खुलकर ये नहीं कहते कि मुसलमानों को जो हिरासाओं परेशान किया जा रहा है वो जो है वो उसको फौरी रोका जाना चाहिए। ये रियासत है या भाईचारा यहाँ पर कायम रहे, इस तरीक़े की बात आप कर सकते हैं, मगर नहीं करते। आज़म खान के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, अतीक अहमद को ऑन कैमरा जो है गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। मुख्तार अंसारी की अगर हम बात करें तो उनके साथ क्या सलूक हुआ, ये तमाम वाक़यात जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुसलमान जो है चक्की के दो पार्टों में पिस जा रहा है। मुसलमान बीजेपी से नफ़रत अगर नहीं है, अगर बीजेपी से नफ़रत नहीं होने के बावजूद समाजवादी पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से या कांग्रेस से मुसलमानों को मोहब्बत है, किसी दूसरी जमात से नफ़रत नहीं है, मगर किसी और जमात से उसके जमहूरी हक़ के तहत मोहब्बत है, तो फिर वो मोहब्बत जो है उसका खमियाजा जो है वो इंतखाबात, रियासती इंतखाबात के नताइज के बाद मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। बात ख़त्म करना है नाज़रीन, क्योंकि मुझे इशारा मिल गया है अपनी बात को ख़त्म करने का। अफसोस की बात है कि चौथी मरतबा जो है पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। ये इंतखाबात के असम्बली इंतखाबात 5 रियासतों में हुए, वो 5 रियासतों के इंतखाबात के महज 15 से 20 दिन 4 मई को नताए जाए। 4 मई से लेकर अब तक 20-21 दिन में जो है 4 मरतबा पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। आवाम की जेबों पर डाका डालने का काम हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। हुकूमत ख़ास तौर पर मरकज़ी हुकूमत को इस बात का अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो गया है कि इंतखाबात से क़ब्ल जो है इस मुल्क के राय दहिंदों से मीठी मीठी बातें करो, सरहदों के बातें करो, दरअंदाजी की बातें करो, सड़कों पर नमाज़ पढ़ने से रोकने की बातें करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने की बातें करो, और फिर जो है मसाजिद में अजानों के लाउड स्पीकर को बंद करने की बातें करो, और इस तरीके से बातें करते हुए इख्तिदार हासिल कर लो। फिर उसके बाद जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है और जिन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया है उन तमाम के जेबों पर डाका डालो। चौथी मरतबा पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, निहायत ही अफसोसनाक है। और एक खबर हैदराबाद यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से, जहां पर एक स्टूडेंट की नाश मिली है, एक स्टूडेंट को मुर्दा पाया गया है। स्टूडेंट ग्रुप्स का मानना ये है कि हिंदुत्वा की जानिब से मारपीट के बाद ये वाक़या पेश आया है। देखते हैं कि जब एक तहक़ीक़ात होगी सारे मामले की, तो तहक़ीक़ाती रिपोर्ट हमें कहाँ तक पहुँचाती है, ज़रूर उस बात की भी जानकारी हम आपको फ़राहम करेंगे। और एक खबर जो है, दिल्ली के उत्तम नगर तशद्दुद में एक मुस्लिम शख्स को जो है गलती से गिरफ़्तार करने पर अदालत ने पुलिस पर की सख्त सरजनिश की है और पुलिस को लथाड़ा है। लथाड़ते हुए जो है मुसलमान की फ़ौरन रिहाई के हुक्म जारी किया है। तो नाज़रीन, अब वक्त तो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहे। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें, और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।